गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आज हम संसद के एक अंग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने संसद के बारे में पढ़ा था, जिसमें संसद की गठन की प्रक्रिया, संसद की शक्तियाँ, सब बातों का अध्ययन किया था। और उस सब क्लास में भी आपको बताया गया था कि संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पिछली क्लासों में भी आपको इस तरह से चार्ट बना के समझाया था कि संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह कि संसद जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा किया गया, राज्यसभा इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा किया गया, लोकसभा इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के द्वारा किया है। हमने अपनी पिछली क्लासों में संसद के बारे में पढ़ा था, किस तरह से संसद का गठन होता है, क्या उसकी सदस्य संख्या होती है, क्या उसके पास कार्य शक्तियाँ होती हैं, उन सब बातों का अध्ययन किया था। उसे हमने पिछली और दूसरी क्लासों में भी हमने संसद के एक अंग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। संसद के ही एक और अंग की बात कर रहे हैं, लोकसभा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लोकसभा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, लोकसभा जो संसद का एक लोकप्रिय सदन भी है। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। कुछ उपनाम लोकसभा के प्रसिद्ध है। निम्न सदन, 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो निम्न सदन कौन है? लोकसभा। अस्थायी सदन, क्योंकि ये सदन लोकसभा अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और लोकसभा अस्थायी सदन होता है जो भंग होती है। लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता चुन रही है, इसलिए जनता का सदन है ही है। ये भारतीय सदन के लोकसभा के कुछ उपनाम थे। अब बात करते हैं बच्चों लोकसभा के गठन की। लोकसभा का गठन की बात करें तो प्रारंभ में जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी, प्रारंभ में लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो प्रारंभ में 500 रखी गई थी, और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसकी सदस्य संख्या 520 की गई। बाद में इस सदस्य संख्या को 520 से बढ़ाकर 525 किया गया।
प्रारंभ में तो कितनी थी? 500 थी। फिर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब इसकी सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 520 रखी गई। उसके बाद फिर बढ़ाया गया इसको 525 किया गया और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की। यानी वर्तमान में बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। अब 552 ये जो सदस्य हैं ये लोकसभा में कहां से आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखो अधिकतम इसकी जो सदस्य संख्या है वो हो सकती है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। इस 520 में से 552 में से 550 सदस्य तो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे और 2 सदस्य ये सदस्य 550 सदस्य तो जनता द्वारा निर्वाचित। जो भी चार्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको साथ साथ कॉपी में भी उतार कर रख कीजिए ताकि समझने के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी कि 550 सदस्य तो ये जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। अब ये 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। दो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसको करता है? एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करेगा। अब ये जो 550 सदस्य थे इन 550 सदस्यों में से 530 सदस्य तो आएंगे राज्यों के द्वारा। 530 सदस्य किसके आएंगे? राज्यों के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। इसको राज्य की जनता निर्वाचित करेगी। और 20 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अधिकतम 550 जनता द्वारा निर्वाचित, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत। 550 में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आएंगे। यानी 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। टोटल कितने हो गए? 552 सदस्य। इस तरह से लोकसभा का गठन होता है। बच्चों वर्तमान की अगर बात करें, ये मैंने बताया था कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? हमारी वर्तमान की सदस्य संख्या है 545। ठीक है। अब 545 में से 543 सदस्य तो निर्वाचित, ये सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। 2 सदस्य आएंगे कहां से? राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 545 में से 543 निर्वाचित होकर आएंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जो वो वही सिस्टम चलेगा यहाँ पे भी कि 2 सदस्य 19 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। अब इन 543 सदस्यों में से भी 530 सदस्य तो कहां से आएंगे? वही राज्यों से आएंगे। 530 सदस्य राज्यों से आएंगे निर्वाचित होकर और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं, यानी 530 ये 545 सदस्य। ये लोकसभा की अधिकतम संख्या और लोकसभा की वर्तमान संख्या के आधार पर लोकसभा का गठन है। एक बार इस चार्ट को आप उतार लीजिए। लोकसभा में सदस्यों का आवंटन जो लोकसभा में जो सदस्यों का आवंटन होता है वो उसका आधार है जनसंख्या, यानी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सदस्यों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब जनसंख्या के आधार पर आपकी इसका आधार है जो जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उस राज्य से लोकसभा के सदस्य जाते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य जाते हैं, महाराष्ट्र से 48 सदस्य जाते हैं और राजस्थान से 25 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। यह आधार जनसंख्या है। अगर आधार क्षेत्रफल होता तो सबसे ज्यादा सदस्य किससे जाते? राजस्थान से जाते हैं। क्यों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। ये जनसंख्या का आवंटन का आधार है। बच्चों ये जो इस जनसंख्या के आवंटन का आधार चल रहा है इसका जो संविधान में लिखी थी ये 2026 तक यही रहेगा, यानी इसमें अगर परिवर्तन होगा या अगर लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो 2026 के बाद ही हो सकता है। क्योंकि आइए वर्तमान की स्थिति देखें तो कई राज्यों की जनसंख्या कम ज़्यादा हुई है, किसी से कोई राज्य आगे निकल गया जनसंख्या के मामले में, कोई राज्य पीछे रह गया, तो उस हिसाब से लोकसभा की सदस्य जो संख्या है इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन 2026 तक ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं 26 उतारो। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन किस तरह से होता है? तो बच्चों जो लोकसभा के सदस्य हैं
इन सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है कि जनता अपने मत का प्रयोग करके अपने मत का प्रयोग करती है और लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। यानी जनता द्वारा अपने मत का प्रयोग, यानी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? कि सार्वभौम वैध मताधिकार हो, यानी वैध मताधिकार द्वारा कि एक वैध मताधिकार क्या होता है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को वैध माना जाता है। और भारत में ये आयु है जो 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष का व्यक्ति भारत में वोट डालने का अधिकारी होता है, यानी उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। और भारत में सार्वभौम वैध मताधिकार है, यानी मताधिकार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 18 साल का होना आवश्यक है। बाकी वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा बोलता हो, स्त्री हो पुरुष हो, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बस 18 साल की उम्र का व्यक्ति हो गया, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो एक चीज और है यहाँ पे कि इसमें एक प्रणाली काम करती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये क्या होती है? साधारण से शब्दों में कहें तो पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। यानी पहले आओ, यानी पहले नंबर पे आए। आपको वोट कितने भी मिले उससे मतलब नहीं है, आपको सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ आपको कि मान लो 100 व्यक्ति हैं वोट देने के लिए और 5 व्यक्ति उसमें चुनाव में खड़े हुए कि मान लो कि एक को 25 मिले, इसको 15 मिले, इसको 20 मिले, और इसको भी 20 मिले, इसको भी 20 मिले, कुछ भी मान लो। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं? 25, यानी सबसे ज्यादा एक को 25 मिले तो विजयी किसको माने जाएंगे? इसको माने। देखिए थोड़ा सा विसंगति भी देखने को मिलती है कई बार फर्स्ट पार्ट का पोस्ट सिस्टम में कि हम देख रहे हैं कि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले। कितने वोट मिले? 100 में से 25, यानी 100 में से 25 जनों ने ए को पसंद किया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि 75 जनों ने उसके विरोध में वोट डाला। टोटल 100 जने थे, 100 में से 25 जनों ने उसके पक्ष में वोट डाला और 75 जनों ने उसके विपक्ष में वोट डाला, यानी 75 जने उसको पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी विजय कौन होगा? 25 वोट डाला। इसको उतारो जब तक। बात करते हैं योग्यता की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यता के बारे में हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं
कई पदों की, तो सबसे पहली कौन सी होगी? वह भारत का नागरिक। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, आयु से संबंधित, आयु की बात करें तो कम से कम उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी वो व्यक्ति कम से कम 25 साल का होना चाहिए। 25 साल से कम के व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। तीसरी योग्यता की बात करें, वही लाभकारी पद पर ना हो। कि वो व्यक्ति किसी लाभकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई सरकारी नौकरी वगैरह में इसमें नहीं हो। जो लाभ का पद भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है कि किसी लाभकारी पद पर भी ना हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी उस व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी हो। मानसिक रूप से स्वस्थ से अभिप्राय कि वो व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम योग्यता होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कार्यकाल। देखो बच्चों, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो जनरली 5 वर्ष का माना जाता है। कितने साल का माना जाता है? 5 साल का। यानी लोकसभा के सदस्यों का जो लोकसभा का जो कार्यकाल माना जाता है वो कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है। और 5 वर्ष पूरे होते ही लोकसभा स्वतः ही बंद हो जाएगी। जैसे 5 साल होंगे तो लोकसभा स्वतः ही बंद हो जाएगी। और उससे पहले अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर दे कि लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे, तो लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाए, तो भी लोकसभा भंग हो सकती है। हमने जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी कि आपातकाल के समय, कि आपातकाल के समय अगर आपातकाल चल रहा है देश में, तो आपातकाल के समय जो लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर आपातकाल बढ़ गया, फिर बढ़ा, फिर 1 साल के लिए, फिर बढ़ गया, फिर 1 साल। वो जो संविधान में वर्णित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार मैंने आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में इसका बताया था, उस अनुसार उसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में अगर बात करें, जो लोकसभा का जो कार्यकाल हुआ था उस कार्यकाल के संबंध में अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। उसके बाद आया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम आया 1978। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इन्होंने दोबारा इसमें परिवर्तन कर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। इन्होंने दोबारा इसमें परिवर्तन कर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया था। तब से लेकर ये 5 वर्ष ही चलता। इसको बताओ। अब बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारियों की। जो लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं वो एक तो होता है अध्यक्ष, एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य का चुनाव अध्यक्ष के रूप में करते हैं। यानी जो अध्यक्ष चुना जाता है वो लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है और लोकसभा के सदस्य ही मिलकर उसका चुनाव करते हैं, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। जनरली जो अध्यक्ष बनता है वो सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। यानी जिस राजनीतिक दल की सत्ता है उसी दल के एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया। और उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी लोकसभा में से ही बनता है, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में ये परंपरा चल रही है कि जो उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो विपक्षी पार्टी होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? वो विपक्षी पार्टी का होगा। यानी उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का होगा। संवैधानिक नियम नहीं है, प्रावधान नहीं है कोई, लेकिन एक परंपरा के रूप में ऐसा किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि अध्यक्ष को अगर अपना पद छोड़ना हो, खुद स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ना हो, तो वो अपना जो त्याग पत्र है, अपना त्याग पत्र किसको देगा? अपना त्याग पत्र देगा वो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को अपना पद छोड़ना हो तो वो अपना त्याग पत्र देगा अध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष का क्या कार्य होता है कि उपाध्यक्ष का ये कार्य होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो अध्यक्ष का कार्य संभालता है। मानो कि अध्यक्ष लोकसभा में नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में वो लोकसभा का कार्य संभालेगा। लेकिन मान लो कि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में तब राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। और जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तो वो व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। अब बात करते हैं अपन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में।
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की जो सबसे पहली शक्ति आती है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले कि वो विधेयक वास्तव में धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यानी वो इस चीज का निर्धारण करेगा कि ये विधेयक है जो वो धन विधेयक है। दूसरी जो इसकी शक्ति आती है कि मान लो कि कोई सदस्य, लोकसभा का कोई सदस्य भाषण देना चाहता है, एक नियत समय पर वो भाषण देना चाहता है, तो उसको भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, वो उसको भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है। बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य लोकसभा में भाषण नहीं दे सकता। यानी लोकसभा अध्यक्ष दूसरा क्या कार्य करता है कि वो भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है। और एक शक्ति उसके पास होती है कि दल बदल संबंधी निर्योग्यता का निर्धारण। कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि किसी लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा दल बदल किया गया है, दल बदल के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीत भी जाता है, लेकिन चुनाव के बाद वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में, जो जनरली सत्तारूढ़ पार्टी का होता है या सरकार बनाने वाले दल में होता है, लालच देके या लालच के मारे उसमें चला जाता है, तो उसको दल बदल कहते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है, अध्यक्ष को लगता है कि व्यक्ति दल बदल का दोषी है, तो दल बदल का दोषी पाए जाने के कारण उस व्यक्ति की लोकसभा से सदस्यता खत्म करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। यानी लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के कारण उस व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर सकता है। कई बार किसी चीज को लेकर बहस चल रही है, अगर लोकसभा में बहस चल रही है और उस बहस का जो परिणाम, मतलब किसी चीज के पक्ष और विपक्ष का परिणाम जानने के लिए मत डालने की आवश्यकता हो जाती है और मत पक्ष के और विपक्ष के दोनों के बराबर पड़े, तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। यानी वो निर्णायक मत भी दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, यानी निर्णायक मत देने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। आगे बात करें अगर अपन पद से हटाने की प्रक्रिया, कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस तरह से पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही एक प्रस्ताव पारित करते हैं और वो सब मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। यानी उसको पद से हटाने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं लोकसभा में आरक्षण संबंधी प्रावधान। यहाँ आरक्षण की व्यवस्था यहाँ भी की गई है। यहाँ पर अनुसूचित
जनजाति के लिए 84 स्थान, अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान और एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसके लिए 2 स्थान जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये लोकसभा के गठन में आरक्षण संबंधी प्रावधान बताया आप इसको। लोकसभा के संबंध में विशेष तथ्य हैं कि लोकसभा के संबंध में कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे मैंने अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जो सरकार है, यानी सरकार किसकी होती है, लोकसभा में बहुमत दल की जो सरकार है वो जनता के ही प्रति उत्तरदायी है। जो सरकार है वो किसके प्रति, जनता के प्रति ही उत्तरदायी है, क्योंकि जनता ही उसको चुनकर ला। ये एक विशेष तथ्य है लोकसभा के संबंध में। दूसरी जो विशेष जो राज्यसभा से इसको अलग करती है वो है धन विधेयक के मामले में। अगर अपन धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा और लोकसभा से पास होने के बाद, यानी लोकसभा से पारित होने के बाद वो कहा जाएगा, राज्यसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक कहा जाएगा, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के पास इस संबंध में कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा इस विधेयक को 14 दिन के लिए रोक, यानी राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसको 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन में उसको पारित करना ही पड़ेगा। नहीं भी करती है राज्यसभा का 14 दिन के अंदर पारित, तो 14 दिन बाद वो राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। यानी धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की तुलना में कुछ विशेष। तो लोकसभा जो जनता का लोकप्रिय सदन होता है, इसलिए अपने कुछ विशेष पावर ये रखता ही है। एक छोटी सी बात लोकसभा के संबंध में विशेष तथ्य है कि हमने साधारण विधेयक के संबंध में पिछले क्लास में भी चर्चा करी थी कि जो साधारण विधेयक है दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। मान लो लोकसभा में रखा, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा में ने उसमें संशोधन करके वापस भेजा, संशोधन लोकसभा को स्वीकार नहीं हुए या राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, तो दोनों पक्षों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मतभेद की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस संयुक्त अधिवेशन में उस चीज का, उस विधेयक के संबंध में फैसला किया जाता है। और यह फैसला भी मतदान के द्वारा ही किया जाता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या कितनी, 545 और राज्यसभा की कितनी, 245। ये सदस्य संख्या है वर्तमान। अगर यहाँ पे
मतदान होगा तो जाहिर सी बात है जो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्योंकि धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, तो सत्तारूढ़ पार्टी के पास सदस्यों की संख्या ज्यादा हो। तो सत्तारूढ़ पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी को लोकसभा, ठीक है, यानी लोकसभा के पास ज्यादा चांसेस रहते हैं उस विधेयक को पारित करवाने, यानी एक विशेष शक्ति राज्यसभा की तुलना में ये लोकसभा को प्राप्त है। जनता का सदन होने के कारण, लोकप्रिय सदन होने के कारण लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है और संसद का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है ये, जो कि भारत देश में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यों संचालन की देख-रेख का भी कार्य करता है और भारतीय संसद को एक शक्तिशाली, विश्व के शक्तिशाली संसदों में से एक बनाता है। बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। लोकसभा जो संसद का अंग है, इसके बाद जो दूसरे अंग है राज्यसभा, उसका वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।